ईरान में जंग थम नहीं रही है और उसका असर भारत की सेहत पर अब पड़ने लगा है। गैस महंगी हो गई है, तेल पर संकट है, सेंसेक्स की गिरावट थम नहीं रही, रुपया लुढ़कता जा रहा है, खाड़ी के मुल्कों में 1 करोड़ भारतीयों की जान फंसी हुई है और इन तमाम मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा की मांग पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन के अंदर बाहर विरोध की आवाज लगातार सुनाई पड़ती रही। हालांकि सरकार ने संसद में बयान दिया, युद्ध की बात बताई, सप्लाई चेन पर असर की बात बताई, फंसे भारतीयों की भी बात बताई, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी बात की। लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष तेल गैस की कीमतों को लेकर फिक्रमंद है और भारत के निर्यातकों को हो रहे नुकसान पर भी चर्चा चाहता है। वहां फंसे भारतीयों की वापसी पर चर्चा चाहता है। जंग में भारत के स्पष्ट रुख पर सवाल करता है। सरकार कह रही है कि विपक्ष और खास करके कांग्रेस नाकाम विपक्ष है जो संसद चलने नहीं देना चाहती। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि ईरान की जंग को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ वॉर जोन से तीन रिपोर्टर भी जुड़ेंगे जो युद्ध के ताजा हालात भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। ईरान की जंग थम नहीं रही है। करोड़ों लीटर वाली रिफाइनरी फूंक डाली गई है। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तो गैस ₹60 महंगी हो गई है। इस सब के बीच संसद के अंदर से बाहर तक फिक्र है कि भारत सरकार चुप क्यों है। ऑयल का दाम तो $100 से ऊपर बढ़ गया है। गैस का भी, हमारे एलपीजी तो ₹60 से बढ़ गए 2 दिन पहले, और गैस आ भी नहीं रहा है कतर से और दूसरे देशों से। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। विपक्षी दलों की ओर से जंग के कारण बढ़ने वाली महंगाई और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए, जिसका जवाब विदेश मंत्री की ओर से संसद में दिया गया। सरकार ने कहा कि खाड़ी में करीब 1 करोड़ भारतीय हैं। इनमें स्टूडेंट्स हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, $200 अरब का कारोबार है। लेकिन जंग में सप्लाई चेन बाधित है। हमले में मर्चेंट शिपिंग के 2 भारतीय मारे गए हैं, 1 लापता है। लोगों को पश्चिम एशिया नहीं जाने की सलाह दी गई है। सरकार ने विद्यार्थियों को तेहरान से निकाला है, तीर्थयात्रियों को हटाया है, कारोबारियों को आर्मेनिया के रास्ते निकाला है। 7 मार्च को 51, 8 मार्च को 49 फ्लाइट आई है। 67,000 से ज्यादा लोग लौट चुके हैं। ईरान में विदेश मंत्री से बात हुई है, उनके 3 जहाज भारतीय तटों पर हैं। Honorable Chairman, sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. लेकिन ऊर्जा सुरक्षा का हाल कुछ ऐसा है कि 6 मार्च को जो कच्चा तेल $92.69 का था, वो 9 मार्च को 23% बढ़कर $114 तक पहुंचा। 6 मार्च को डॉलर के मुकाबले रुपया 91.93 था। 9 मार्च को $92.33 को छू गया। 6 मार्च को सेंसेक्स 1097.90 पर बंद हुआ था। 9 मार्च को 1272.51 अंक गिर गया। 6 मार्च को दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर ₹853 का मिलता था। 9 मार्च को ₹913 का मिल रहा है। उधर ईरान की सेना कह रही है कि अगर अमेरिका हमले जारी रखता है तो तेल के दाम $200 भी जल्द हो जाएंगे। सिर्फ तेल गैस की महंगाई ही नहीं, 10 दिनों की जंग में ही भारत को करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का नुकसान हो चुका है। 4 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल रास्ते में फंसा हुआ है। 41,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात फंसा हुआ है। 5,000 करोड़ की दवाइयों का निर्यात फंसा है। करोड़ों के चीनी, चाय, फल, मांस, डेयरी उत्पाद फंसे हुए हैं। और इन सबका असर भारत में उद्योग धंधों से लेकर महंगाई तक पड़ने लगा है। और इन्हीं चिंताओं को लेकर विपक्ष सरकार से संसद के अंदर चर्चा की मांग कर रही है। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं, प्लेकार्ड लेके आना, हाउस डिस्टर्ब करना, बेबुनियाद विषय के ऊपर पार्लियामेंट का समय खराब करना। इनको ना तो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझ है,
ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। हालांकि संसद में चर्चा की मांग की बजाय सरकार एक्शन में दिख रही है। पीएम मोदी ने 1 मार्च को सीसीएस की बैठक की और खाड़ी में रह रहे 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा की। 3 मार्च को इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया, जिसमें आयातकों, निर्यातकों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ सप्लाई को लेकर चर्चा हुई। 9 मार्च को फिर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए की मीटिंग हुई, जिसमें भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर भी चर्चा हुई। लेकिन फिलहाल हालात यही है कि ईरान में जंग की आग बुझती नहीं दिख रही है और यहाँ संसद में विपक्ष के विरोध की आग चर्चा की मांग को लेकर सुलग रही है। मैं आप सब लोगों से मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं? आज तक ब्यूरो। अगर मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूँ, मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूँ। 10वां दिन है युद्ध का और उसका धीरे धीरे असर भारत पर भी दिखने लगा है। जैसे हमने कहा कि रुपया गिरता जा रहा है, सेंसेक्स लगातार ऊपर नीचे हो रहा है और उसके साथ साथ वॉर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान युद्ध पर इस वक्त बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल की तरफ से हमले लगातार जारी है। तेहरान, इस्फहान और दक्षिण ईरान में बड़े हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने थोड़ी देर पहले यह हमले किए हुए हैं, लगातार इजराइल की तरफ से हमले, और इस बार ऑयल डिपोज पर, जहां पर ऑयल इजराइल के तरफ से, ईरान के तरफ से जमा किया जाता है, उन डिपोज पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। जो स्टॉक्स, ऑयल स्टॉक्स ईरान के भीतर है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और ईरान में तेहरान चौक पर हजारों समर्थक जुटे हुए हैं। मुज्तबा खमेनी के समर्थन में दरअसल यह भीड़ उमड़ी है। अमेरिका के तरफ से मुज्तबा को मानने को तैयार नहीं है, यह साफ शब्दों में कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद रशिया ने इसका समर्थन किया है और मुज्तबा खमेनी के समर्थन में बड़ी भीड़, ईरान के सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद मुज्तबा के समर्थन में बड़ी भीड़ तेहरान चौक में वहां पर इकट्ठा हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं और वॉर जोन में इस वक्त हमारे साथ तीन सहयोगी मेरे इस वक्त वॉर जोन में खड़े हैं। इजराइल से श्वेता सिंह, यूएई से आशुतोष मिश्रा और लेबनान से अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्वेता, सबसे पहले थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबरें यह भी आ रही है कि ईरान भी इसका जवाब दे रहा है और लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स की फायरिंग इजराइल की तरफ हो रही है। वेस्टर्न मीडिया में इसकी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर हम बार बार देख सकते हैं कि इजराइल में भी सायरन बज रहे हैं। आप वहां पर स्पॉट पर है, आप वहां पर जमीन पर है, आप क्या देख रही है कि इजराइल भी क्या ईरान के इस चपेट में आ रहा है? अगर कल के अपेक्षाकृत आज की तस्वीरें देखें साहिल, तो उसमें ये नजर आता है कि कल जितने नंबर ऑफ अलार्म्स थे, जितने बार ये सूचित किया गया कि हमला हो सकता है, और केवल टेलवीव नहीं बल्कि समूचे इजराइल में उसकी संख्या आज से ज्यादा थी। आज कुछ कम इसलिए क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार आक्रमण अभी ईरान पर हो रहे हैं, यानी कि वार पलटवार चलता है। ईरान हमले करता है, उसके बाद इजराइल की तरफ से पलटवार होता है। और जैसा कि हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, चूंकि एक नया आयतुल्ला वहां पर है, एक नए सुप्रीम लीडर को वहां पर चुना गया है, इसीलिए ये निश्चित था कि इजराइल की तरफ से आक्रमण होगा, इजराइल की तरफ से पलटवार होगा। दो मोर्चे इजराइल ने इस समय खोले हुए हैं, एक तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सीधे लेबनान वाले बॉर्डर से, और दूसरा ईरान की तरफ वो सभी मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन आज टेलवीव और इसके इर्द गिर्द के जितने भी शहर हैं, और इसके साथ ही जो नॉर्दर्न इजराइल के साथ साथ जो वेस्ट वाला हिस्सा है पूरा जेरूसलम का, वहां पर एक बार फिर बहुत ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश की गई है, मिसाइलों की बरसात की गई है ईरान की तरफ से। साहिल, आपने लेबनान का जिक्र किया, हमारे अशरफ वानी हमारे साथ लेबनान से इस वक्त जुड़ रहे हैं। युद्ध का दायरा इजराइल की तरफ से बढ़ाया जा रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेबनान किस तरीके से टारगेट पर है इजराइल के, और सिर्फ हिजबुल्लाह के निशानों पर जो ठिकाने हैं वहीं पर हमले किए जा रहे हैं, या जो सिविलियन इलाके हैं वहां पर भी इजराइल के ड्रोन और मिसाइल्स आकर गिर रहे हैं? साहिल, दरअसल मैं पिछले 3 साल से लगातार लेबनान आ रहा हूं, जब से भी ये युद्ध था 24 में, 25 में, 26 में। अभी इस साल जो लग रहा है, जो ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ये दोबारा से सीज फायर तोड़कर हिजबुल्लाह ने दोबारा जो है नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों पर न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइलों से हमले शुरू किए हैं, न सिर्फ शुरू किए हैं बल्कि इनमें तेजी लाई है। उसके बाद इजराइल ने अपनी रणनीति जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी तरह से बदल दी है।
अभी फिलहाल जो है पिछले 7 दिन से हम देख रहे हैं, एक तो हिजबुल्लाह के जो बचे कुचे कमांडर हैं, उनको सटीक तौर पर उनके घरों में, उनके दफ्तरों में, परिवारों समेत निशाना बनाया जा रहा है। वही साथ साथ सिविलियन भी, जितने भी उसमें हताहत होते हैं या जो सिविलियन प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। उसकी बड़ी मिसाल जो है सब्र बीरूत है। 5 लाख की आबादी वहां रहती है और इजराइल ने पूरी तरह से कहा है कि बीरूत का वो हिस्सा सभी लोगों को खाली करना होगा, और उन्होंने किया। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूं। मेरे पीछे जो आपको घर दिख रहे हैं, जो आपको गांव दिख रहे हैं, 52 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से खाली कर दिए गए हैं, क्योंकि 3 दिन पहले जो है इजराइल की तरफ से कहा गया था कि ये गांव खाली कर दीजिए। लितानी रिवर जो है, जहां चाहती है इजरायली सेना के हिजबुल्लाह, और साथ ही साथ यहाँ के आम लोग जो हैं लितानी रिवर के साउथ की ओर जाएं, यानी नॉर्थ में न रहें। करीब ये 8 किलोमीटर का फासला है और 8% ये भूमि है पूरे लेबनान की। इस पर किसी तरह की कोई गतिविधि ना ही लेबनानियों की तरफ से, ना ही नागरिकों की तरफ से, और ना ही, यानी इसका मतलब साफ है कि लेबनान भी पूरी तरीके से तैयार है। गांवों को खाली किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से और अटैक की उम्मीद रखे हुए हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा, सबसे बड़ी बात, आज पार्लियामेंट के भीतर भी एस जयशंकर विदेश मंत्री जब बयान दे रहे थे, तब इस बात का जिक्र बार बार हो रहा था कि जो भारतीय वहां पर अटके हुए हैं खाड़ी देशों में और यूएई में खास करके, उन्हें वापस कैसे लाया जाए। जो फ्लाइट्स आ रही है उसका जिक्र उन्होंने जो किया, तो 49 फ्लाइट्स अभी तक आई हुई है 8 मार्च को, यानी कल 7 मार्च को 51, और करीब 67,000 से ज्यादा लोग लौट चुके हैं। लेकिन आंकड़ा काफी बड़ा है। किस तरीके से उन भारतीयों के लौटने का इंतजाम, क्या फ्लाइट्स बढ़ रही है या आज की स्थिति में वो सुरक्षित माने जाएंगे वहां पर? दो परिस्थितियों को समझे शायर। मैं बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही खड़ा हूं, अल्डेरा का इलाका, आगे जाकर के एयरपोर्ट है, और मैं लगातार उड़ाने देख रहा हूं। मेरे ऊपर से एमिरेट्स के जो प्लेन हैं वो गुजर रहे हैं। खतरा दरअसल यूएई के ऊपर इसलिए कि आज भी सुबह से लेकर के अब तक जो भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानकारी मेरे पास आई है, उसमें 12 मिसाइलें, 12 अकेली बैलिस्टिक मिसाइल आई हैं, जिनमें से 3 इंटरसेप्ट होकर के समंदर में रुकी हैं, 9 को हवा में इंटरसेप्ट किया गया, और 18 ड्रोन, हर दिन तो 122-123 ड्रोन आते थे, आज 18 ड्रोन आए, उनको सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। मरने वालों का भी आंकड़ा, जिसमें आप देखेंगे कि एशियन मूल के ज्यादा, इसमें पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। घायलों की संख्या रिलेटिवली उतनी नहीं है। चिंता एक्सपेक्ट लेकर के है कि वो भारतीय प्रवासी, क्योंकि दुनिया भर के हैं। आज मैं उन्हीं इलाकों में घूमा था, जो अल बर दुबई का इलाका है या इसके बाद डेरा का इलाका है, वहां गया। उन लोगों की भी जानना नहीं चाहता है कोई, वो यही के हैं, वो सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ नए आए हैं। सबसे ज्यादा समस्या थी जो प्रवासी, वो है खासकर जिसे ट्रांजिट में रुके हैं। अब आप देखिए कि दुबई हो, अबू धाबी हो, ये इलाके दुनिया के सबसे बड़े ट्रांजिट पॉइंट भी माने जाते हैं। उनको कैसे निकाला जाए, तो यहीं के प्रवासियों ने उनकी मदद की, खाना पीना दिया, उनको रहने के लिए रियायत दिया, उसके बाद वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो अब जो दुनिया भर के कई सारे लोग हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। प्रवासियों के अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो स्टूडेंट हैं या पढ़ने आए हैं, या उनके मन में अगर फिक्र है वो जाना चाहते हैं। टूरिस्ट बड़ी संख्या में, जाहिर है टूरिस्ट थे तो उनको निकलना था। जो प्रवासी यहाँ काम करते हैं, मैं आपको ये कह सकता हूं, तो जल्दी से एक बात, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, आप उन लोगों से बात कर रहे थे जो प्रवासी वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए वहां पर क्या किया जा रहा है, वहां से मैंने आपकी रिपोर्ट देखी। क्या लोगों को निकालने की तैयारी चल रही है या लंबे समय तक रुकने की तैयारी वहां पर चल रही है? क्या लोगों के मन में है, क्या उनको निकाला जा सकेगा वहां से? जो नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि फ्लाइट धीरे धीरे ऑपरेशनल हो रही हैं, और इसीलिए जो एयरलाइन उनको मैसेज कर रही है। अभी मैं हूं, आपको ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ से जो है विमान यहाँ से निकल रहा है, ये एमिरेट्स का प्लेन है जो अब निकल रहा है लोगों को लेकर के। चलिए, हम कह रहे हैं कि तैयारी मिलाकर उम्मीद बनी हुई है कि यूएई से लोग वापस निकाले जा सकते हैं। और इस वक्त भारत में भी बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष के तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार पर कि इस पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि भारत पर भी अब इस युद्ध का असर होते हुए नजर आ रहा है। कैबिनेट की बड़ी बैठक चल रही है, सीसीएस की, दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। ईरान युद्ध को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री खुद भी इस बैठक में शामिल, और जिस बारे में हम बात कर रहे थे आशुतोष से, उसी बारे में दरअसल यह बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी संग विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, वो भी इस बैठक में शामिल है, और उसके साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में है। 1 घंटे से दरअसल यह अहम बैठक चल रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, किस वजह से यह बैठक बुलाई गई है? एक तरफ विपक्ष का दबाव कि भारतीय जो फंसे हुए उनको वापस लाया जाए, और उसके साथ साथ तेल की कीमतों को लेकर भी चिंता है। यह बैठक किस बारे में चल रही है? देखिए साहिल, ये सीसीएस की बैठक नहीं है, और पार्लियामेंट के अंदर ये बैठक हुई थी। पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल और सीडीएस की मुलाकात हुई, और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर उस
NSA अजीत डोभाल जो है वो प्रधानमंत्री के पास गए। वहाँ गृह मंत्री पहले से ही मौजूद थे और वहाँ बैठक हुई और किस तरीके के हालात जो गल्फ पे हैं उसको लेकर पूरी ब्रीफ किया गया प्रधानमंत्री को। और उसके बाद ये देखा गया कि किस तरीके से जो भारतीय नागरिक वहाँ गल्फ कंट्रीज में बैठे हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए और कैसे और तेजी से उनको लाया जाए, क्योंकि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा और लोकसभा लेकिन क्या पार्लियामेंट के भीतर इस पूरे क्राइसिस को लेकर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है? उसका मन बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष इसको लेकर काफी लामबंद है, उनको चाहते हैं विपक्ष की इस पूरी मामले पर चर्चा हो विपक्ष पार्लियामेंट के भीतर। देखिए विपक्ष की मांग है कि जो गल्फ कंट्रीज के अंदर हालात हैं, वेस्ट एशिया में जो हालात बने हुए हैं युद्ध के, उसको लेकर चर्चा हो। लेकिन सरकार की तरफ से इस बात को इसलिए नकारा गया क्योंकि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों में एक लंबी स्टेटमेंट दी और सरकार की जो स्ट्रेटेजी है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, भारतीय नागरिकों को लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है और कैसे उनके लिए कमिटमेंट है उनका भारतीय कुल मिलाकर अभी तक सरकार इस बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं है। हिमांशु मिश्रा कह रहे हैं कि चर्चा की मांग थी लेकिन सरकार ने इस बात को लेकर नकार दिया क्योंकि जयशंकर इस बारे में राज्यसभा और लोकसभा के भीतर स्टेटमेंट दे रहे थे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या ईरान जंग पर संसद में चर्चा की विपक्षी दलों की मांग जायज है? इससे पहले भी जब भी इस तरीके की स्थिति हुई है सदन के भीतर चर्चा हुई है, खास करके देश पर जो असर होता है उसको लेकर चर्चा की मांग कई बार की गई है। दूसरा सवाल, क्या जंग के हालात में भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल सियासी है या सचमुच में ऐसे सवाल उठाए जा सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या तेल गैस की महंगाई और खाड़ी में भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकारी प्रयास काफी है? यह सबसे अहम सवाल होगा क्योंकि आज इसको लेकर भी एस जयशंकर ने बयान लोकसभा और राज्यसभा के भीतर दिया हुआ है। प्रदीप भंडारी, आखिरकार तेल की कीमतें बढ़ रही है, आपने देखा थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि तेल की कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही है, सेंसेक्स जिस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है वो तो लगातार रोज दिखाया जा रहा है। गैस की किल्लत भी भारत के भीतर हो सकती है, यह भी साफ शब्दों में दिख रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष कहे कि पार्लियामेंट के भीतर चर्चा हो, कुछ सवालों के जवाब मिले, तो उसमें क्या गलत है? जी, सबसे पहले तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ऑलरेडी फॉर द हाउस में स्टेट दे दिया है। पॉइंट नंबर 2 है कि पार्लियामेंट ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं, परंतु पार्लियामेंट के साथ चलती है। और राहुल गांधी को समझना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो उनके परिवार की निजी बकवासी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी बोले मम्मी आज मुझे। प्रदीप भंडारी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ऑडियो में किल्लत है, मेरे ख्याल से नेटवर्क में किल्लत हो रही है, दिक्कत हो रही है। आप जरा नेटवर्क आपका ठीक करिए क्योंकि आपका ऑडियो टूट कर आ रहा हुआ है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, तब तक गुलदीप सप्पल जी से मुझे पूछना है कि विपक्ष किन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। प्रदीप भंडारी, जरा प्लीज आपका ऑडियो ठीक करिए क्योंकि आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है। किन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती है? मैं देख रहा था 2003 का जिक्र एस जयशंकर माफ करिए जयराम रमेश कर चुके हैं कि जब पार्लियामेंट के भीतर बाकायदा इराक वॉर को लेकर चर्चा हुई थी, 1971 में भी इस तरीके से चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं तो चीन के साथ भी जब हमारा युद्ध चल रहा था तब भी चर्चा हुई थी। आज किन मुद्दों पर चर्चा विपक्ष की तरफ से चाहिए और क्या इस पर नोटिस भी दी गई थी सरकार को? साहिल जी, आज सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया, विदेश मंत्री ने, वो आपने हमने सबने देखा। वो एक स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट था जो मुझे लगता है आपके न्यूज रूम में कोई प्रोड्यूसर भी बना के दे सकता है। सवाल जो सरकार के सामने है वो मैं गिना सकता हूं जिसपे सरकार का जवाब संसद में आना चाहिए। जैसे पहला सवाल कि 25 फरवरी तक ईरान भारत का मित्र देश था, 25 के बाद भारत की पॉलिसी यूएस के फेवर में हुई, वो क्यों हुई, इसका जवाब तो देश को देना होगा। कि दूसरी बात कि भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ईरान के अंदर, क्योंकि ईरान हमारा दोस्त है जो चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए हमारे साथ आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग कर रहा है। हमने वो क्यों छोड़ दिया अचानक से, इसका जवाब देश को देना पड़ेगा। तीसरी बात, भारत ब्रिक्स कंट्री का चेयरमैन है, अपने को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन आज हम चेयरमैन हैं और विश्व ब्रिक्स की ओर से भारत ने कोई मीटिंग नहीं की। ईरान मेंबर है ब्रिक्स का, उसके सपोर्ट में हम खड़े नहीं हुए। हमने ब्रिक्स के अपने सदस्य को छोड़ दिया और अपनी लीडरशिप को छोड़ दिया एक किस्म से। ये क्यों हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा। पूरी स्टेटमेंट के अंदर INS देना का जो युद्धपोत डुबोया गया उसके ऊपर एक शब्द नहीं है, जबकि भारत और अमेरिका के बीच में दो संधि हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो भारत और अमेरिका के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। तो क्या अमेरिका ने भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया था अपनी पनडुब्बी भेजने से पहले?
या अगर नहीं किया तो भारत ने डिस्प्लेजर या अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया अमेरिका के साथ। देश जानना चाहता है, चुपचाप तो हम ये नहीं सहेंगे। फिर भारत पूरे पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था एक हफ्ते पहले तक, और हम इस पर गर्व करते थे। मिलन एक्सरसाइज भी इसीलिए हुई। अचानक से हमने कह दिया नहीं, श्रीलंका के पानी में हम नहीं जा सकते हैं, यानी हमने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का अपना जो है दावा छोड़ दिया। इसके अलावा खमनेई के हत्या के ऊपर भारत ने संवेदना और शोक तक नहीं व्यक्त किया। भारत के प्रधानमंत्री आज तक चुप हैं। वो किस लिए चुप हैं, इसका जवाब तो स्टेटमेंट के अंदर आना चाहिए था। इसके अंदर यह भी आना चाहिए था कि इजराइल में भारत के प्रधानमंत्री गए, युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले गए, लेकिन इजराइल में बसने वाले भारतीय और ईरान में बसने वाले भारतीयों की चिंता का उसका क्या हुआ? वो आज भी वहां फंसे हैं। उनके बारे में उस क्या विजिट के अंदर कोई बातचीत हुई? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि वहां पे लगभग 35,000 भारतीय अभी फंसे हुए हैं। और फिर आज ये तेल के ऊपर, ये तो बात सही है कि युद्ध होगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे, इसको भारत की सरकार नहीं रोक सकती है, लेकिन क्या वो दाम में बढ़ोतरी क्या कंज्यूमर को पास ऑन होगी? हमको याद करना चाहिए कि जब तेल 140 के पार था यूपीए के टाइम पे, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, तब भी वो 70-72 रुपए बिकता था। अब मोदी जी के राज में वो कभी $25, कभी $40, कभी $70, कभी $60 रहा है, हाल में $60 के आसपास रहा है। और मोदी सरकार ने लेकिन वो सस्ता नहीं किया, टैक्स बढ़ा दिया और 42 लाख करोड़ रुपया देश से इकट्ठा किया है पिछले 12 साल में। तो क्या मोदी सरकार अब उस खजाने को खोलेगी ताकि लोगों के ऊपर बढ़ती जो प्राइसेस हैं ऑयल की वो पास ऑन ना हो? ये तो देश को पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप जब सस्ता हुआ था तब कई देशों ने इस बारे में अपनी भूमिका साफ की हुई है, और साउथ अफ्रीका ने खास करके तेल की कीमतों पर कैपिंग लगा दिया है। और तेल के अलावा जी और तेल के अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, वहां से हमारा 100% पोटैश आता है और 80% सल्फर आता है। सीधा असर हमारे फर्टिलाइजर पे पड़ने वाला है। उसकी क्या योजना? सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड हमारी इंडस्ट्री में यूज होता है, हमारे बैटरीज में यूज। कुल मिलाकर प्रदीप भंडारी, हमारी सारी जो स्टेटमेंट चिप्स वगैरह जहां बन रहे हैं विदेश मंत्री की तरफ से सदन के भीतर दिया गया के ऊपर जवाब एडिक्वेट नहीं है, वो नाकाफी है। कुल मिलाकर विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ बेसिक सवाल है जो विपक्ष के तरफ से उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल जो विपक्ष के तरफ से उठाया जा रहा है, क्या हमारी विदेश नीति चेंज हुई है? जो ईरान एक समय में हमारा दोस्त था, क्या अब हम ईरान के खिलाफ जाकर इजराइल के खेमे में जाकर खड़े हो गए हैं? यह एक सवाल विपक्ष के तरफ से उठाया जा रहा है। दूसरा सवाल खास करके विपक्ष के तरफ से उठाया जा रहा है कि अगर हमारे तेल के दाम बढ़ेंगे तो हम इस पर क्या उपाय करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जो तेल की कीमतों पर कैप करना शुरू कर दिया है ताकि तेल के दाम इस स्थिति में वहां पर नहीं बढ़ सके। इस तरीके के तमाम सारे मुद्दे हैं। विपक्ष कहता है कि सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, सरकार की नीति हमें समझनी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? क्या सरकार इस पर समय देने के लिए तैयार है, या इस बार इस पर चर्चा नहीं हो पाई? साहिल जी, पार्लियामेंट राहुल गांधी या गांधी वाड्रा फैमिली के विन्स और फैंसीज के हिसाब से नहीं चलेगा, रूल के हिसाब से चलेगा। सुबह सुबह राहुल गांधी उठ के नहीं बोल सकते सोनिया गांधी जी के साथ भाई मम्मी मुझे आज जो ये मोशन लेके आना है ये मोशन लेके आऊं, कल कांग्रेस पार्टी बोले मुझे दूसरा मोशन लेके आना है मोशन लेके आऊं। फैक्ट क्या है कि ये मोशन जो आज एडमिट हुआ है, ये मोशन तो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। अब कांग्रेस पार्टी अपने खुद के मोशन को खारिज कर रही, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि पार्लियामेंट जो है वो अपने रूल के हिसाब से नहीं चलेगा। पार्लियामेंट का अब 352, 353 का कांग्रेस ने सरेआम जो है उल्लंघन करा है। तो आज आप एक समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी हिस्टोरिकली भले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, लोकसभा के स्पीकर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, हर व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है। जब उस पर चर्चा होती है कांग्रेस औंधे मुंह गिर जाती है और राहुल गांधी की बेइज्जती होती है और वो हमेशा गोल पोस्ट शिफ्ट करने का प्रयास करती है। अब मैं फैक्चुअल आपको रिबटल देना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 1 है, याद करिए, ये है एमवी देश शांति। ये हमारा हिंदुस्तान का शिप था जिसको अगस्त 13 जब कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर थी, जब उसको 25 क्रू को होस्टेज रख लिया गया था ईरान द्वारा, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने चू तक नहीं करी, कांग्रेस पार्टी को मदद बाकी नेशन से लेनी पड़ी और जाके हमारे सेलर्स को रिहा किया गया। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने ईरान के खिलाफ 2005, 2006 और 2009 में IAEA में वोट किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अभी तक एक स्टेटमेंट, साहिल जी, 90 लाख हमारे भारतीय खाड़ी देश के अंदर है, आप भी जिस बात को कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने एक भी बार इनके प्रति संवेदना को व्यक्त करा? नहीं किया। अब मैं ऑयल के फैक्ट्स पे आना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि आज हम 40 से ज्यादा कंट्रीज से जो है वो ऑयल और एनर्जी डिपेंडेंस पे, ना कि 27 कंट्रीज पे जो यूपीए शासन काल में था।
फैक्ट नंबर 2 ये है कि कोई भी ऑयल या एलएनजी के जो प्राइस है वो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से निर्धारित होते हैं। जो पेट्रोल और डीजल पे उस पे सरकार ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है कि इसके दाम अगर बढ़ेंगे तो एंड कस्टमर्स तक हम इसका जो रिलीफ है वो पहुंचाएंगे और एल कस्टमर्स तक इसकी दिक्कत नहीं आने देंगे। एलएनजी के ऊपर भी मई 2014 के अंदर एलपीजी का जो रेट था 906 था और मार्च 2026 के अंदर 913 है। मतलब पिछले 10 सालों के अंदर 60 रिविजन्स के बाद में सिर्फ 5 रुपए एलपीजी की कीमत यही तो मुद्दा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन के डिबेट में ये सारे मुद्दे कह सकते हैं तो यही बातें पार्लियामेंट के भीतर चर्चा में क्यों नहीं आ सकती? अगर जो बात पार्लियामेंट के पिछले सेशन में हुई थी उसके बाद युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद अगर सुरक्षा को लेकर कोई चर्चा करना चाहता है तो उसमें क्या गलत है? प्रदीप भंडारी, जल्दी से आपका जवाब, फिर सप्पल जी उसका जवाब देंगे। साहिल जी, तो ये पार्लियामेंट पे कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगेगी जो उसने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, वो उस पे उसको वापस से लेना चाहती है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी मंडे को निर्धारित करे कि हम स्पीकर पे अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, सरकार अग्री करे, ट्यूसडे को बोले नहीं ये डिस्कस करो। राहुल गांधी नहीं पार्लियामेंट चलाएंगे ना, रूल्स और प्रोसीजर्स पार्लियामेंट चलाएंगे। पार्लियामेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है गांधी वाड्रा फैमिली की, जो निर्धारित करे चर्चा होगी। गुरदीप सप्पल जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि बीजेपी के सारे लोग वो मोदी जी को इतना गलत प्रधानमंत्री क्यों साबित कर रहे हैं, क्योंकि ये मोदी जी थे जो पिछले 12 साल से ईरान के साथ रिश्ते बढ़ा रहे थे। ये मोदी जी थे जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ ईरान के साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बना रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफगानिस्तान पे जाने का रास्ता केवल ईरान के थ्रू है। ये मोदी जी थे जिन्होंने चाबहार को पोर्ट को अपना सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी और उसको बिल्ड कर रहे थे। तो अचानक से ये सब भूल कर ईरान को ये क्यों साबित करने में लगे हैं कि ईरान हमारा जो है मित्र नहीं था, जबकि 25 फरवरी तक ईरान को एज अ मित्र आपने मिलन जो नेवल एक्सरसाइज है उसमें बुलाया हुआ था। तो बीजेपी के लोगों का मोदी जी के अंदर अब अविश्वास क्यों हो रहा है, उनकी 10 साल की पॉलिसीज में अविश्वास क्यों हो रहा है, ये पहला सवाल। दूसरी बात, विदेश नीति पर चर्चा करिए सदन के भीतर, मैं जवाब अगर बदली है तो बताइए देश को। डिबेट जाती है तो सुनिए जो ये बातें कहते हैं, राहुल जी पे कमेंट करते हैं, मैं क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि संसद के एक दिन के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं, शायद इनको मालूम नहीं है, संसद कवर नहीं की होगी, संसद सदस्य नहीं रहे, मैं तो वहां पे रहा हूं, मैंने संसद मैनेज की है। अलग अलग आवर में अलग अलग डिबेट होती है, एक डिबेट पूरा दिन चले जरूरी नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर चर्चा, ये दोनों एक दिन के अंदर हो सकती थी, ये नहीं होने दी गई। आप नहीं देना चाहते हैं, कुल मिलाकर विपक्ष कह रहा है कि सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती। 12 साल का राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि चर्चा होगी तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, चर्चा होगी तो यूएस डील के बारे में बात होगी, और यही वजह है कि पार्लियामेंट में सरकार चर्चा नहीं होने देना चाहती। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में आरोप लगाया और वही बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। मैं बेशक संसद का सदस्य नहीं हूं, पर संसद की प्रणाली का बहुत गहरा अध्ययन करता हूं और बहुत माइन्यूटली इस बात को देखता हूं। जब ये चर्चा, ये जब मोशन एडमिट हुआ था कांग्रेस पार्टी का, आज कांग्रेस पार्टी के लोग ही खुद जाके संसद को नहीं चलने दिए, इसीलिए जाके संसद को जो है स्थगित करना पड़ा। अगर कांग्रेस पार्टी जो खुद का मोशन था उसमें एडमिशन करती, उसमें चर्चा करने की बात करती, तो चर्चा के बाद दूसरा मोशन आ जाता। अगर हमारी नीतियां नीयत साफ नहीं होती तो फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाके खुद फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? स्टेटमेंट हमने दिया है। अभी तक आपके डिबेट पे कांग्रेस पार्टी ने नहीं बोला एक भी शब्द। क्या 90 लाख भारतीय जो खाड़ी देश में रह रहे हैं वो भारतीय नहीं है इनके लिए? क्यों नहीं इन पे बोल पा रहे हैं कि 90 लाख भारतीयों की जान की भी हमको चिंता है? नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका तुष्टीकरण है। अभी तक ये नहीं बता पाए कि 2005, 2006 और 2009 में सरकार की तरफ से अधिकृत बयान काफी है। तुष्टीकरण का एंगल कहां से ले आए भाई? नहीं साहिल भाई, ये तुष्टीकरण का एंगल यहां कैसे फिट कर दिया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 90 लाख लोग वहां फंसे हैं, नहीं समझ पा रहे, तभी आप विपक्ष में बैठे हैं। उसके साथ जो इजराइल में, ईरान में लोग फंसे हैं, जो ईरान में लोग फंसे हैं, उनकी बात क्यों नहीं की आज स्टेटमेंट के अंदर? मैं जवाब प्रधानमंत्री गए, इजराइल के पीएम से मिले, चलिए उस पर अलग से चर्चा होगी, तुष्टीकरण अलग से चर्चा होगी। मैं बताता हूं तुष्टीकरण क्या सिर्फ तुष्टीकरण की वजह से विपक्ष चर्चा चाहता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आरोप लगाया गया है। लेकिन क्या प्रदीप भंडारी 5 सेकंड उसके बाद आशुतोष 5 सेकंड। इसीलिए सफल साहब, क्योंकि जब 7 अक्टूबर को
सप्पल साहब मैं जवाब दे रहा हूं आपको, इसीलिए क्योंकि जब 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर मासूमों को मारा गया था, उस पे आपने अभी तक एक संवेदना व्यक्त नहीं की है। आप चुन चुन के देखते हो कि मासूम आपका वोट बैंक का है तब आप संवेदना व्यक्त करोगे, मासूम आपके वोट बैंक का नहीं है तब आप संवेदना व्यक्त करोगे। अगर 7 अक्टूबर तीनों पे आप बात करते तो मैं आपके दोस्त राष्ट्र के कांग्रेस बड़े पार्टी नेता की मौत होती है युद्ध के भीतर, वर्किंग कमेटी ने उस पर बयान एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग सप्पल साहब, एक मिनट साहिल भाई, गलत बात को गलत कहना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग के अंदर उस घटना का बाकायदा निंदा प्रस्ताव किया गया है। झूठ। अरे मैं वर्किंग कमेटी मेंबर हूं, मुझे मालूम है वो प्रस्ताव किया ये चर्चा तो होती रहेगी कि 2013 में क्या हुआ था, 5 में क्या हुआ था, 10 में क्या हुआ था, 3 में क्या हुआ था, लेकिन आज की स्थिति में आशुतोष आपने स्टेटमेंट सुना, एस जयशंकर का स्टेटमेंट मैंने भी सुना, राज्यसभा के भीतर भी सुना और लोकसभा के भीतर भी सुना। आयतुल्लाह अली खमेनेई की मौत पर एक भी लाइन इस स्टेटमेंट में मैंने तो नहीं देखी, और उसके साथ साथ जो मुस्तफा खमेनेई उनके आज ताजपोशी हुई है उनके बारे में भी कोई भी लाइन नहीं देखी। भारत सरकार की इस भूमिका पर चर्चा होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं साहिल, देखिए तीन बड़े सवाल है। पहली बात, भारत की जो विदेश नीति है उसमें बहुत जबरदस्त पैराडाइम शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है, तो सरकार को संसद के अंदर इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर आपने अपनी विदेश नीति में इतना बड़ा बदलाव कैसे कर दिया कि जो आपका पारंपरिक मित्र था ईरान, उसको आपने बिल्कुल अकेले छोड़ दिया और इजराइल के साथ आप खड़े होकर, अमेरिका के साथ खड़े होकर, जो लगातार आपको एक तरीके से बदनाम कर रहे हैं। कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति तो पिछले 8-9 महीनों से लगातार भारत के प्रधानमंत्री को एक तरीके से ह्यूमिलिएट करने का काम कर रहे हैं। एक तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, इस वक्त भारत के मन में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि भाई हमारे पेट्रोल का क्या होगा, हमारे खाद का क्या होगा, हमारे एलएनजी का क्या होगा, पीएनजी का क्या होगा, उस पर आपके पास तैयारी क्या है? इस पर कोई जवाब सरकार की तरफ से तो नहीं आया, मैंने तो कम से कम नहीं देखा, किसी और ने देखा हो तो बात बिल्कुल अलग है। और तीसरी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से हमारा स्टॉक एक्सचेंज लगातार गिर रहा है और ये दुनिया के अंदर गिर रहा है। आप देखिए जो इस वक्त साउथ कोरिया का सेंसेक्स है 6% गिरा है, जापान का 5% गिरा, ताइवान का 4% गिरा, हांगकांग 2% गिरा है, स्टॉक्स यूरोपा 600 जो है वो 3% गिरा है। और जो बिजनेस अफेक्टेड हो रहे हैं वो सेमीकंडक्टर वाले इफेक्ट हो रहे हैं, मेमोरी चिप्स वाले इफेक्ट हो रहे हैं, सैमसंग ने, एनवीडिया, इन सब की हालत खराब है। तो प्रश्न इस बात को लेकर ये भारत इससे बिल्कुल अछूता रहने वाला नहीं है। तो भारत के अंदर इसके पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी क्या है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि इस पर तो सरकार को खुल के चर्चा करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल होनी चाहिए। ये और ऐसा पार्लियामेंट के भीतर नहीं अश्विनी महाजन, बिल्कुल ये ऐसा मसला है और सिर्फ पार्लियामेंट के भीतर नहीं अश्विनी महाजन, क्योंकि देश भी इस पूरे मामले को करीब से देख रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले जब सेंसेक्स गिर रहा था तब आपको याद होगा कि बाकायदा सरकार के तरफ से 2 मंत्रियों ने स्टेटमेंट दिया था इस पूरे मामले को लेकर, और आज भी स्थिति करीब करीब वही नजर आ रही है। और आज तो तेल के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्या आपको नहीं लगता कि जो छोटे बिजनेसमैन है या बाकी सारे जो लोग हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से कि इस बारे में कुछ स्थिति साफ हो? देखिए साहिल, मुझे लगता है कि युद्ध का माहौल है पूरी दुनिया में। जैसे आशुतोष जी ने भी कहा कि पूरी दुनिया में स्टॉक्स गिर रहे हैं, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है और एक अफरा तफरी का माहौल है। अपने देश में मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ऑल पार्टी मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितनी बातें हम ओपन में करेंगे उसके कारण हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध इधर से उधर हो सकते हैं। ऐसे में अगर अपोजिशन को लगता भी है कि इसके अंदर सरकार की कुछ कमी है तो उसको ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर वहां बैठ करके उसको हल करना चाहिए, न कि इसको हमें संसद के अंदर, जिस प्रकार से संसद में चर्चा होती है शांति के समय होती है, जब युद्ध होता है तो हमें अपनी सरकार के साथ खड़े होना दिखाई देना चाहिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम इस प्रकार की एकता दिखाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में लोगों के ओपिनियन के संबंध में जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बात सही है कि हम इस समय बहुत बड़ा संकट है। ये बात सही है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सरकार अपने पाले बदल रही है, इधर से उधर जा रही है, लेकिन अगर ऐसा वो समझते भी हैं तो क्लोज डोर मीटिंग में करना चाहिए। युद्ध समाप्त होने के बाद उसके बाद खुली चर्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज युद्ध का माहौल है। और हमारे किस बात का डर है कि क्लोज डोर मीटिंग होनी चाहिए अश्विनी उपाध्याय?
अश्विनी महाजन जी, किस बात का डर है? अगर सरकार की कोई नीति है इस बारे में, हम तो इस युद्ध में है नहीं। दो देश इसमें एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं। विदेश नीति को लेकर अगर बातचीत करनी है तो सरकार को खुले में आकर बातचीत करने में क्या डर है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने स्पष्ट किया है कि सरकार जब क्लोज डोर की मीटिंग होती है तो भी कोई डर थोड़ी होता है, सब लोग सामने ही होते हैं। लेकिन अगर आप बाजार में इसकी चर्चा करते हैं, मैं समझता हूं कि हमारी विपक्ष को भी और चलिए, कुल मिलाकर आप कम से कम इतना मानते हैं कि इस देश में विपक्ष को भी सरकार को बातचीत विपक्ष से भी करनी चाहिए, उन्हें भी कहीं ना कहीं बातचीत करके बताना चाहिए कि सरकार की नीति क्या है। आशुतोष जी, ठीक है साहिल, मैं इसमें एक छोटा सा दृष्टांत करना चाहता हूं। इस वक्त सरकार चाहे तो विपक्ष का बहुत क्रिएटिव इस्तेमाल कर सकती है। हुआ क्या, आपको याद होगा कि 2003 में जब खाड़ी का दूसरा युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका का भारत के ऊपर जबरदस्त दबाव था। जॉर्ज बुश बार बार अटल बिहारी वाजपेयी को फोन कर रहे थे। इस दौरान सोमनाथ चटर्जी मिलने गए अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल जी ने कहा कि भाई देखिए सोमनाथ जी, इस वक्त हमारे ऊपर बहुत दबाव है, आप लोग कुछ करिए। और उस वक्त के बाद जो बाहर निकले तो पूरे विपक्ष ने देश के अंदर हंगामा कर दिया कि सरकार जो है वो अमेरिका के दबाव में झुक रही है। उसका असर क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधे जॉर्ज बुश से कह दिया, भाई हम आपकी बातों को नहीं मान सकते। तो उस वक्त विपक्ष की जो भूमिका थी उसको वो और सरकार ने दोनों ने मिलकर उस दबाव को पूरी तरीके से। ठीक है, प्रदीप भंडारी इसका जवाब देंगे, लेकिन इस बीच युद्ध के मैदान से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान युद्ध में नाटो का भी एक्शन शुरू हो चुका है। टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा दावा, नाटो ने बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराई। पूर्वी भूमध्य सागर में गिराई गई है यह मिसाइल, और टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि नाटो के तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराई गई है। और पूर्वी भूमध्य सागर में दरअसल ये बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई थी। हालांकि ये नहीं पता है कि कहां किसने ये फायर की थी, लेकिन टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल नाटो ने मार गिराई है। प्रदीप भंडारी हमारे साथ में। प्रदीप भंडारी, जो आशुतोष सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष के साथ बात तो करिए, अश्विनी महाजन भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। सपल जी कह रहे हैं कि कम से कम पार्लियामेंट के सामने आई है और कुछ तथ्यों को सामने रखी, कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा। क्या सरकार करेगी? मई 8, 2025 जब ऑपरेशन सिंदूर की बात थी तो ऑल पार्टी मीटिंग को कन्वीन किया गया था। पूर्व में कई ऐसी बार है जब ऑल पार्टी मीटिंग को कन्वीन किया गया है। उसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी ने पूछा हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे। क्या विपक्ष की कोई अकाउंटेबिलिटी देश के प्रति होगी या देश के प्रति विपक्ष की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? क्या पार्लियामेंट के प्रति विपक्ष की कोई अकाउंटेबिलिटी होगी या विपक्ष की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? सुनिए जरा एक फैक्ट, आशुतोष जी आधी बातें करते हैं। 2022 के अंदर पेट्रोल के दाम थे 96.72 रुपीज, आज पेट्रोल के दाम है 94.77 रुपीज। डीजल के दाम 2022 में थे 89.62 रुपीज, अभी डीजल के दाम है 87.67 रुपीज। तो पेट्रोल और डीजल 2022 और अभी इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद स्टेबल है। तो इसके लिए आपको पहले तो सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए और मानना चाहिए कि जो इस वक्त हम लोग की पॉलिसी है वो एंड कंज्यूमर तक राहत दे रही है, ना कि एंड कंज्यूमर तक दिक्कत पहुंचा रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई चर्चा से नहीं भाग रहा है। अगर चर्चा से भाग रहे होते तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? परंतु पार्लियामेंट का रूल है, कांग्रेस पार्टी संसद को चलने तो दे। कांग्रेस संसद को चलने ही नहीं दे रही है, खुद के मोशन के ऊपर चर्चा नहीं करना चाह रही है। अरे खुद के मोशन पे चर्चा करो, होने दो वोटिंग, उसके बाद जाके तुम्हारे मोशन दूसरा लेके आओ, मिलकर चर्चा करेंगे। आज भी आशुतोष जब जयशंकर बयान देने की कोशिश कर रहे थे, शोरगुल में उनका बयान साफ शब्दों में सुनाई नहीं दे रहा था। कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि बातचीत करिए, लेकिन शोरगुल से चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं साहिल, मैंने बड़ी दिलचस्प बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सुनी कि वो कहते हैं कि सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए, विपक्ष को संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यानी जो अपने संविधान को आप सिर के बल खड़ा कर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये जो स्थिति है, ये कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकती, कितनी भी बड़ी क्राइसिस हो जाए संसद में आकर डिबेट नहीं हो सकती। अरे भाई, जब ये स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव आया उस वक्त तो ईरान वॉर नहीं हुआ था। आज पूरी दुनिया जिस ईरान वॉर से तबाह है, परेशान है, दिक्कत में है, उस पर फौरन इमरजेंसी मीटिंग करने की जरूरत है, उस पर फौरन संसद में करने की जरूरत है। स्पीकर का मामला तो हम 2 दिन बाद भी देख लेंगे, 4 दिन बाद भी देख लेंगे, एक हफ्ते बाद भी देख लेंगे, उसमें जल्दी से 20 सेकंड उसके बाद प्रदीप भंडारी भाग रही है। चलिए जी। हाँ, देखिए पहली बात, जो आप विपक्ष कह रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि ये पार्टियां 10 राज्यों में सत्ता में भी हैं विपक्ष की,
और इसलिए इनको बताना भी जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं, स्थिर हैं लेकिन ऊंचे लेवल पे स्थिर रखी आपने ये नहीं बताया कि मोदी सरकार ने करीब 380% एक्साइज को बढ़ाया है 10-12 साल के अंदर, 380% पेट्रोल डीजल के ऊपर। और यूपीए के टाइम पे कम कीमतें कम कैसे होती हैं? यूपीए के टाइम पे जितना टैक्स वसूला जा रहा था तेल के ऊपर, उसका 50% सब्सिडी के रूप में वापस दे रहे थे। और इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। 4% सरकार के तरफ से कहा गया कि राज्यों को भी अपने टैक्स कम करने चाहिए, लेकिन प्रदीप भंडारी आखिर में प्रदीप भंडारी, क्या चर्चा होगी सदन के भीतर? क्योंकि आज की स्थिति में लोगों के सामने सचमुच में बड़ी समस्या है। प्रदीप भंडारी, जल्दी से, मेरा समय खत्म हो रहा है। साहिल जी, कांग्रेस पार्टी की 10 राज्यों में सरकार नहीं है। विपक्ष चर्चा चाहता है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो संसद में पूर्व नियोजित साजिश के तहत संसद को चलने नहीं दे रहे। इसका लेकिन इसके बावजूद भारत जैसी डेमोक्रेसी में संसद सर्वोच्च है, और क्या इस बारे में चर्चा संसद के भीतर होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल